नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। तरक्की की राह पर तिब्बत, क्वेचो में गिटार बिजनेस से कम होती गरीबी, जापान में विदेशियों के लिए नई नौकरी प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। साल 2012 में 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद से चीन की तिब्बत स्वायत्त प्रदेश तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। तिब्बत ने अपने बुनियादी ढांचे, पर्यावरण, पर्यटन और सार्वजनिक कल्याण में काफी विकास किया है। इन उपलब्धियों की बात करें तो काबिले तारीफ है राजधानी ल्हासा को निंगची शहर से जोड़ने वाली फुशिंग बुलेट ट्रेनों की शुरुआत और स्वच्छ ऊर्जा अभियान। इसके अलावा साल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन देखने को मिला। शिक्षा और पारिस्थितिक संरक्षण में हुआ विकास यह दिखाता है कि कैसे तिब्बत की जैव विविधता को संजोकर वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर होता जा रहा है। उत्तरी चीन के एरनहॉट पोर्ट चीन और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक खास जगह है। चीन के उत्तर की ओर व्यापार खुलने के कारण यह और भी बिजी हो गया है। अब चीन और यूरोप के बीच आने जाने वाली लगभग आधी माल गाड़ियां एरनहॉट से होकर ही गुजरती हैं। इसलिए एरनहॉट बंदरगाह ने अपनी सुविधाओं में सुधार किया है, जिससे सीमा शुल्क का काम 70% से भी ज्यादा तेजी से होने लगा है। साल 2013 से 2023 तक ट्रेनों की आवाजाही 2 से बढ़कर 3,294 हो गई, जिससे एशिया और यूरोप को जोड़ना काफी आसान हो गया। एरनहॉट मंगोलिया के साथ भी काफी लेन देन करता है, मंगोलिया को जरूरी सामान भेजता है और कीमती खनिज और पशुधन उत्पाद वापस लाता है। हर रोज कई मंगोलियाई व्यापारी चीनी चीजें खरीदने के लिए एरनहॉट के जरिए चीन आते हैं। चीन का क्वेचो प्रांत में गिटार बनाकर गरीबी को दूर करने की पहल की जा रही है। दरअसल दक्षिण पश्चिम चीन के क्वेचो प्रांत के पहाड़ों में एक छोटी सी काउंटी चंगआन में गिटार निर्माता अपने क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास गिटार हब में बदल रहे हैं। आंकड़ों की माने तो साल 2012 से लाखों लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकल चुके हैं। चीन के क्वांगतोंग में अपने शिल्प के बलबूते पर चंग छुआनचो ने इस पहल से काउंटी ने कई नई नीतियों के जरिए कुशल कारीगरों को आकर्षित किया। शुरुआत में खराब बुनियादी ढांचे के बावजूद भी साल 2015 में हाईवे बनने से यह उद्योग काफी फला फूला। अब चंगआन काउंटी 130 से ज्यादा कंपनियों की मेजबानी करती है, जो 14,000 नौकरियां पैदा कर दुनिया भर में हर 7 में से एक गिटार बनाती है। आकर्षकों में अमेरिकी गिटार निर्माता कर्टिस एलन हेंड्रिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट भी शामिल है। चीन मानव रहित उपकरणों के इस्तेमाल से कृषि में क्रांति ला रहा है, जिससे काम बहुत ही आसान और कुशल हो गया है। पूर्वोत्तर चीन के हेलोंगचांग प्रांत के छिशिंग फार्म में यूएवी मिट्टी की उर्वरता और उगती फसलों की निगरानी करते हैं और लाइव डेटा भी देते हैं। ड्रोन और स्मार्ट प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से सटीक कृषि निर्देश मिलना आसान हो गया है, जिससे फसल की पैदावार दिनों दिन बढ़ रही है। चांगसू प्रांत में फसलों के बचाव के लिए काम कर रहे ड्रोन के लिए एक स्मार्ट बैटरी रिप्लेसमेंट स्टेशन बनाया गया है, जिससे लागत भी काफी कमी आई है। देश भर में करीब 96.2% अनाज की कटाई की जा चुकी है, जो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के असर को साफ तौर पर दिखाता है। 2024 पेरिस ओलंपिक के शुरू होने से एक हफ्ता पहले फ्रांस में ट्रैफिक कंट्रोल नियम लागू होंगे, जिसमें पुलिस द्वारा जारी किए गए डिजिटल QR कोड गेम्स पास के बिना कुछ जगहों में घुसने की मनाही होगी। यह उपाय 2 चरणों में किए जाएंगे, जिसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्थल शामिल होंगे। पहला चरण 18 से 26 जुलाई तक चलेगा, जबकि दूसरा 8 सितंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए आप अपने वैध ID का इस्तेमाल करके गेम्स पास को ऑनलाइन बनवा सकते हैं। लेबर फोर्स की कमी से निपटने के लिए जापान ने विदेशियों के लिए अपने सदियों पुराने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम को बदलकर न्यू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लागू किया है। यह लचीली प्रणाली भाषा और तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशी कर्मचारियों को कंपनी बदलने और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। ऐसी उम्मीद है कि यह जापान की बढ़ती उम्र की आबादी और सिक्योरिटी कार्यबल के चलते निर्माण और कार रखरखाव जैसे क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पहल गंभीर कमी को दूर करेगी और छोटे बड़े बिजनेस को भी फायदा पहुंचाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। भारत और चीन के बीच में जो सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है और ये द्विपक्षीय था।
भारत से बुद्धिज़्म में चीन में आया, चीन से और आगे गया, और चीन से भी कई पदार्थ भारत आए। चीन के मंक फाशियान शुएनचांग वो ज्ञान की खोज में भारत गए और भारत से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स लाया। उनका अनुवाद करने का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ। कुमार जीवा और बाकी लोगों ने उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। तो ये जो था, ये एक ज्ञान का टेक्नोलॉजी का, कमोडिटीज़ का आदान प्रदान का एक सिलसिला था जो काफ़ी दिन चला और भारत चीन के बीच चला, और साथ साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके साथ भी चला। जैसे चीन में जो बुद्धिज़्म है पहली बार और क्षेत्र से आया। तो इससे क्या हमारी सीख मिलती है? एक बात तो हम जो देखते हैं कि भारत और चीन की सभ्यता बहुत मजबूत थी और आत्मविश्वास था। तो हम लोग के आदान प्रदान कर सकते थे। कभी ये नहीं हुआ कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात लोग करते हैं वैसा कोई प्रश्न कभी नहीं उठा। और हम लोग ने एक दूसरे से सीखा तो उससे दोनों को मजबूती मिली। कुछ क्षेत्र में चीन को मजबूती मिली, कुछ क्षेत्र में हमें भी फायदा हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो इस आदान प्रदान की है कि ये बराबरी पर था। भारत चीन संबंध में कभी हायरार्की की बात नहीं हुई। चीन का और कुछ क्षेत्रों से संबंध रहा, उसमें हायरार्की की बात होती थी, ट्रिब्यूटरी सिस्टम की बात होती थी, लेकिन हमारे साथ वैसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि भारत की भूमिका चीन के इतिहास में एक अलग भूमिका है और भारत को हमेशा देखा गया कि ये जो वेस्टर्न हेवन या ऐसी जगह जहाँ ज्ञान का सूत्र है। तीसरी चीज़ है कि ये बहुत ये परस्पर आदान प्रदान रहा, एक तरफा नहीं रहा। इन सब चीज़ों का आज भी महत्व है। अगर हम भारत चीन संबंध को और आगे ले जाना चाहते हैं तो उसमें एक बहुत अहम आयाम रहेगा कि हम बराबरी के तौर पर इसे आगे ले जाएं और वो कोई हायरार्की हमारे बीच में नहीं हो सकती है। दूसरा है कि इसमें परस्पर लाभ हो, हम लोग एक दूसरे से सीखें, और सबसे ज़रूरी है कि एक दूसरे की शंकाएं जो हैं, एक दूसरे का एस्पिरेशंस हैं, इंटरेस्ट हैं, उसका सम्मान करना पड़ेगा। अगर उसका सम्मान नहीं होता है तो भारत और चीन दोनों का जो रीएमर्जेंस हो रहा है, ये प्रक्रिया थोड़ी दुरूह हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ने पहले ये फैसला किया था कि भारत और चीन का जो परस्पर रीएमर्जेंस है या राइज है वो म्यूचुअली सपोर्टिव रहे और एक दूसरे के इंटरेस्ट को, कंसर्न्स को, एस्पिरेशन को सम्मान करते हुए किया जाए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।